देखो पिछले दिन में हमारे पास रिजल्ट आया हुआ था Q इज इक्वल्स टू EC 1 माइनस e टू दी पावर माइनस का T अपॉन RC। ठीक है, इस रिजल्ट तक पहुंचे। थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा था। हम यहाँ पर कैपेसिटर की चार्जिंग देख रहे हैं। ठीक है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर चार्ज होगा तो क्या होगा? तो अगर यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर और ये चार्ज हो रहा है, मतलब इसमें जो चार्ज Q है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये तो मतलब वो कैपेसिटर के चार्ज होने का। अच्छा, कैपेसिटर के चार्ज होने का मतलब यहाँ पर Q की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमें एक Q की ही तो इक्वेशन की जरूरत थी कि हम यहाँ पर एक इक्वेशन ऐसी निकालें जिसमें हमारे पास चार्ज Q हो और फिर हम उसे देख पाए कि वो हमारे पास इंक्रीज हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। बोलो, इतनी बात क्लियर यहाँ पे? तो बिल्कुल तुम्हारे पास यही इक्वेशन आ गई है, Q इज इक्वल टू EC 1 माइनस e टू दी पावर माइनस का T अपॉन RC। अब एक बात समझना, यहां पर जो EC दिख रहा है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, यहां पर जो EC देख रहे हो ये हमारे पास Q0 के बराबर होगा। सबसे बड़ी बात, ये Q0 क्या है? अगर Q0 पता भी चल जाए क्या है तो ये इसके बराबर कैसे हुआ, जरा समझते हैं इसके बारे में। देखो दोस्तों, अच्छा एक बात तो देखो, अब यहां पर एक बात देखनी है कि हमारे पास Q0 क्या है। Q0 हमारे पास है फाइनल चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। अगर देखो यहां पर इस तरह से कैपेसिटर लोगे तो इसमें लगातार चार्ज स्टोर होता चला जाएगा। जब हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तब इस पे चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, Q0। ठीक है, ध्यान रखना Q0 क्या है, फाइनल चार्ज इन द कैपेसिटर, या फिर हम इसे कहते हैं सैचुरेटेड चार्ज इन द कैपेसिटर। अब एक बात समझते कि ये Q0 EC के बराबर कैसे आ गया। ये EC में ऐसा क्या है जो है Q0 के बराबर हो गया। ठीक है, चलो पहले तो इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या है कि Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू दी पावर माइनस का T अपॉन RC। ठीक है, ये तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन तो आ गई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अभी यही बना हुआ है कि हमारे पास एक Q0 EC के बराबर कैसे आया। देखो ध्यान से, अब देखो कैपेसिटर के बारे में कुछ चीजें बताते हैं, सर्किट के बारे में कुछ बातें बताते हैं। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर C है जो हमारे पास ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर जो एक Q0 देख रहे हो, Q0 तो फाइनल चार्ज है। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तब इसमें Q0 चार्ज आएगा। लेकिन चलो मान लेते हैं जब चार्जिंग हो रही है, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, जब चार्जिंग हो रही है तो मान लो यहां पर चार्ज कुछ Q है। Q क्या होगा? Q एक ट्रांसिएंट चार्ज होगा। ट्रांसिएंट चार्ज मतलब जो हमारे पास लगातार यहां पर चेंज हो रहा है। बोलो, बात समझ आ गई? ध्यान से देखो, अगर T की वैल्यू लगातार बदलते जाओगे तो यहां पर Q की वैल्यू लगातार चेंज होगी। तो यहां पर अगर T बदलने पर Q लगातार चेंज हो रहा है तो Q क्या हुआ? ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट और स्टेडी स्टेट दो चीजें तुम्हें समझा के आए थे, ध्यान रखना। Q क्या हमारे पास ट्रांसिएंट स्टेट चार्ज है। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पे चार्ज लगातार बढ़ता जा रहा है तो यहां पे जरा सोचो हमारे कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है। अगर हमने यहां वोल्टेज V माना हुआ है तो हमारे पास V की वैल्यू आती है Q अपॉन C। ठीक, अब ध्यान से, अब यहां पर चार्जिंग में ये जो चार्ज Q है ये लगातार इंक्रीज कर रहा है। अच्छा सोचो, अगर ये Q लगातार इंक्रीज करेगा तो ये जो वोल्टेज देख रहे हो ये भी तो लगातार इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ रही है यहां पे? क्यों? नीचे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। कुछ याद है? किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, संधारित्र की जो धारिता होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो नहीं चेंज होगी। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो तो कांस्टेंट है। तो यहां से इतना पता चला चार्ज बढ़ने पर क्या बढ़ता है? पोटेंशियल। अब हमें ये सोचना है कि जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है कहां तक बढ़ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि बढ़ता ही चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कोई एक लिमिट होगी ना। जितना पोटेंशियल बाहर से प्रोवाइड करा रहे हो ये मैक्सिमम यहीं तक तो बढ़ सकता है। सोचो, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसके पोटेंशियल से भी ज्यादा निकल जाए? सवाल ही नहीं उठता। जितने पोटेंशियल की बैटरी अप्लाई करी है, कैपेसिटर का पोटेंशियल मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? इसके पोटेंशियल तक। बोलो, इतनी बात क्लियर है सभी को? अब जरा सुनो, तो वो टाइम जिस समय हमारे कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो गया, उस समय हमारे कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो फाइनल चार्ज हो जाता है। अब इसके बाद हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। ये बात समझिए, यहाँ पे जैसे ही कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे एक्सटर्नल बैटरी से तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करने लगेगा। इंक्रीज करते करते जैसे ही हमारे पास बैटरी के ईएमएफ के बराबर आया, उस समय हमारे कैपेसिटर में चार्ज जो स्टोर है वो क्या हो जाता है? Q0, और वही हमारे पास होता है फाइनल चार्ज स्टोर्ड इन द सर्किट। और इस समय हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सोचो अब यहां से अगर ईएमएफ निकालना चाहो तो कैसे आएगा? Q0 अपॉन C। तो यहां से E की वैल्यू आती है Q0 अपॉन C। बोलो, ये बात समझ यहाँ पे? अब सबको क्लियर हो कि हमारे पास जो EC है ये Q0 के बराबर कैसे आ जाता है? ठीक है, ठीक है। अगर यहां पर किसी भी ट्रांसिएंट चार्ज की बात करोगे, ट्रांसिएंट चार्ज मतलब जो किसी एक टाइम पर है, जो क्या होगा? Q।
तो यहां पर जब Q की बात करोगे तो ये V आता है, अगर ये Q नॉट हो गया, मैक्सिमम चार्ज हो गया, तो यहां पर हमारे पास V आ जाएगा। और एक बहुत बढ़िया बात सोचो, सबसे बेसिक क्वेश्चन, किसी सर्किट में करंट क्यों फ्लो होता है? किसी भी वायर में करंट क्यों फ्लो होगा? सोचो। नहीं, देखो, मत सोचो। देखो, ये हमारे पास वायर है, इसमें करंट हमेशा फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर मान लो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल 10 वोल्ट है और यहां पर हमारे पास 2 वोल्ट है, तो हमारे पास हमेशा करंट ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है और यहां पर जरूर करंट फ्लो होगा। बोलो, बात क्लियर है? यहां पर करंट क्यों फ्लो हो रहा था? पहले हमारे कैपेसिटर में कुछ वोल्टेज V आया, जो V देख रहे हो, V हमारा E से कम है। अगर जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, जब हमने कनेक्ट करा तब इसमें कुछ वोल्टेज आया होगा, तो जो वो वोल्टेज है वो बैटरी के ईएमएफ से कम है, और अगर कम है तो ज्यादा ईएमएफ से कम ईएमएफ की तरफ करंट जाती जाएगी और हमारे पास कैपेसिटर लगातार चार्ज होता जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा यहाँ का ईएमएफ बढ़ता जाएगा, और एक बार ये ईएमएफ बढ़ करके अगर बैटरी के एक्सटर्नल ईएमएफ के बराबर हुआ, वैसे ही हमारे पास, जरा सोचो, अब यहाँ पे दोनों में पोटेंशियल बराबर है, अगर पोटेंशियल बराबर तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट का फ्लो होना बंद, कैपेसिटर का फर्दर चार्ज होना बंद, और इस समय जो चार्ज हो क्या हो गया हमारे पास? फाइनल चार्ज। अब बोलो, सर्किट का बेसिक क्लियर है सभी को? चलो आगे देखते हैं। ध्यान रखना, डेरिवेशन करना अलग बात है, एक्सप्रेशंस का मतलब समझना अलग बात है, ठीक है? अगर ये मीनिंग समझ में आ रहे हैं तब तो वाकई में फिजिक्स पढ़ने में मन लगेगा, अदरवाइज तुम जानते हो 2 साल क्या हाल है तुम्हारा। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन हमारे पास चार्जिंग को बता रही है, ठीक है? अब चार्जिंग में क्या होता है? चार्जिंग में चार्ज बढ़ता है, तो तुम्हें इक्वेशन पहचानना सिखा चुके हैं कि इक्वेशन देख करके एनालाइज कैसे करोगे कि हमारे पास इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है? देखो ये हमारे पास पावर नेगेटिव है, ओरली बता रहे हैं, पिछले पहले बता चुके हैं काफी। ये हमारे पास नेगेटिव है, इसको नीचे लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो गया तो टी अब बढ़ाओगे तो क्या होगा? हमारे पास डिनोमिनेटर बढ़ने लगेगा, जो पूरा फ्रैक्शन है वो कम होने लगेगा। 1 से माइनस करोगे तो फिर वैल्यू बढ़ने लगेगी। आप दोनों समझ में नहीं आया होगा, नहीं समझ में आया तो फ्लैशबैक में जाओ, तो मैं 2 क्लास पहले समझाया था काफी कुछ। चलो आगे देखो, तो यहां पर हमारे पास एक चार्जिंग की इक्वेशन आ गई है। अब जैसे ही चार्जिंग की इक्वेशन आई, इसमें हम कुछ चीजें मानते हैं, जैसे वहां मानी थी। अब देखो, वहां पर हमने कुछ टाइम कांस्टेंट माना हुआ था L/R को, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहां पर टाइम कांस्टेंट आएगा RC। तो यहां पर हम जरा देखो, यहां पर आ गया लेट RC को हमने लैम्डा मान दिया। लैम्डा क्या होगा हमारे पास? टाइम कांस्टेंट, ठीक है? जैसे इसको टाइम कांस्टेंट माना, हमारे पास इक्वेशन आएगी Q = Q0 1 - e टू द पावर माइनस का T/λ। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा कि टाइम कांस्टेंट होता क्या है। जिसको भी अगर ये कंफ्यूजन है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, बिल्कुल दिमाग में लगाओ, बिल्कुल वैसे बताना जैसे पहले बताया, ठीक है? टाइम कांस्टेंट क्या होता है जान लो, बिल्कुल दिमाग में लगाओ। प्रोसेस चल रहा है ना, तुम बस इस प्रोसेस पे ध्यान दो। मान लो हमने इसको लैम्डा मान लिया, आगे जो करने जाएंगे वो भी मान लो कि हम वैसा कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तब तो खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे पास टाइम कांस्टेंट क्या होता है। चलो देखो यहाँ पे, अगर ये हमने इक्वेशन मानी, चलो मानते हैं, यहां पे कुछ लेट करते हैं। नाउ लेट T = लैम्डा। अब मान लो हमारे सर्किट का जो टाइम है वो इस टाइम कांस्टेंट के बराबर आता है। अगर सर्किट में टाइम कांस्टेंट के बराबर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा Q = Q0 1 - e टू द पावर -1/, लैम्डा मतलब माइनस लैम्डा/लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, -1 बचेगा। तो अब देखो, सिर्फ तुम्हारे पास कैलकुलेशन बची है Q = Q0 1 - e टू द पावर -1, ठीक है? अब यहां पर बस इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया Q = Q0 1 - e की पावर -1 है, ये आ गया 1/, यहां पर एलसीएम ले लो और फर्दर सॉल्व कर देंगे। देखो ध्यान से, तो यहां पर हमारे पास है Q = Q0, यहां पर एलसीएम ले लो, e ऊपर आ जाएगा, तो यहां पर आ गया हमारे पास e - 1/e। अब देखो, तुम्हें यहां पर पता है कि जो e होता है, e की वैल्यू होती है 2.718, उठा के लगा दो, तो यहां पर आ जाएगा Q = Q0, यहां पर आ गया 2.718 -1 और अपॉन में आ गया 2.718। इतनी बात क्लियर है? चलो देखो ध्यान से, तो यहां पर आ गया Q = Q0। इसको जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट लिख लो, तुम्हें याद हो जाना चाहिए था। इसको जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.632 Q0। तो यहां से हमारे पास आता है कि हमारे पास जो सर्किट में स्टोर होने वाला चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज का 0.632 टाइम्स होता है। या इसको परसेंटेज में बदल दो, 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आ गया Q = 63.2% ऑफ
क्यू नॉट। ठीक है, तो अब देखो जिसको भी टाइम कांस्टेंट नहीं पता वो अब देख लो यहाँ पे, देखो ध्यान से कुछ चीजें पता याद रखना। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट हमारे कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर है, क्यू नॉट हमारे कैपेसिटर में स्टोर होने वाला मैक्सिमम चार्ज। क्यू क्या है? किसी एक टाइम टी पर हमारे कैपेसिटर में स्टोर हो चुका चार्ज। ठीक है, मतलब अगर कैपेसिटर लगातार चार्ज हो रहा है तो क्यू क्या है? किसी टाइम टी पे स्टोर होने वाला चार्ज। क्यू नॉट क्या है? मैक्सिमम चार्ज, इससे ज्यादा नहीं स्टोर हो सकता। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहां पर हमें टाइम कांस्टेंट लैम्डा के बराबर, जब हमने अपने सर्किट का टाइम इस टाइम कांस्टेंट लैम्डा के बराबर रखा तो पता चला ये वो टाइम है जितने टाइम में हमारे सर्किट में स्टोर होने वाला चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 63.2% तक पहुंच जाता है। जरा इसको ऐसे देखो, चलो मान लो ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास क्यू नॉट है। ठीक है, अगर अपने कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो उसमें स्टोर होने वाला चार्ज 0 से लेकर कहां तक जाएगा? क्यू नॉट तक जाएगा। लेकिन अगर मान लो हम अपने सर्किट को लैम्डा के बराबर चलाते हैं, मतलब लैम्डा क्या? लैम्डा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लैम्डा को बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू की नजर से देखो। अगर तुम्हारे सर्किट में जो टाइम है, कितने टाइम तक तुम्हारा सर्किट ऑन है, वो अगर टाइम कांस्टेंट के बराबर हो गया तो तुम्हारे सर्किट में स्टोर होने वाला जो चार्ज होगा वो तुम्हारे पास यहां तक पहुंचेगा। ये क्या होगा? ये तुम्हारे पास वैल्यू क्यू नॉट की 63.2% होगी। देखो आधे से कुछ ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास लगभग 63.2% होगा। तो यहां से पता चलता है टाइम कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा का मतलब क्या होता है? टाइम कांस्टेंट लैम्डा बस हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो ये बताती है कि अगर हमारा सर्किट इतने टाइम तक ऑन रहा तो उसमें स्टोर होने वाला चार्ज होगा वो मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% तक पहुंच जाता है। बोले तो ये बात क्लियर सभी को? चलो देखा चलो इतना देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहां पर हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास टाइम कांस्टेंट लैम्डा क्या होता है? वो टाइम जिसमें हमारे पास चार्ज फाइनल चार्ज का 63.2% हो जाए। ठीक है, अब इसी में आगे देखते हैं। अब देखो जब तुमने इंडक्टर पढ़ा था तो उसमें एक बात पढ़ी हुई थी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ा था तुमने। ठीक है, ध्यान सुनना, सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा? करंट का ग्रोथ। तुमने एक इक्वेशन निकाली थी आई के फॉर्म में और उसमें पता चला था कि हमारी करंट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब ये पता करना था कि हमारी करंट किस रेट से इंक्रीज कर रही है। तो बिल्कुल यहां पर भी हमें चेक करना है कि यहां से ये जो इक्वेशन देख रही है, इक्वेशन ये तो बता रहा है कि हमारी चार्जिंग हो रही है। ठीक है, इस इक्वेशन से ये तो पता चला कि हमारे पास चार्जिंग हो रही है, लेकिन हमारी चार्जिंग किस रेट से हो रही है, हमारा कैपेसिटर किस रेट से चार्ज हो रहा है, हमें वो पता करना है। तो क्या कर देंगे? बस इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट निकालना है, रेट निकालने का सीधा मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड। तो यहां पर अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर निकालने से पता क्या चलेगा? हमें ये पता चलेगा अगर मान लो दो अलग अलग कैपेसिटर है, ठीक है, उनकी रेट ऑफ चार्जिंग अलग अलग है, तो अगर रेट ऑफ चार्जिंग अलग अलग है तो ये पॉसिबिलिटी है पहला कैपेसिटर हो सकता है 5 सेकंड में पूरी तरह से चार्ज हो, दूसरा वाला कैपेसिटर 7 सेकंड में चार्ज होगा या 10 सेकंड में चार्ज होगा। यही तो मतलब होता है रेट ऑफ चार्जिंग का। रेट ऑफ चार्जिंग मतलब कि कितनी जल्दी हमारा कैपेसिटर चार्ज हो सकता है या कैपेसिटर के चार्ज होने की दर क्या होगी, रेट क्या होगी। ठीक है, अगर किसी की रेट मान लो हमारे पास 2 सेकंड है, मतलब वो 2 सेकंड में पूरा चार्ज हो रहा है, किसी का अगर 12 सेकंड है तो 12 सेकंड में पूरा चार्ज हो रहा है। तो ये मतलब होता है हमारे पास रेट ऑफ चार्जिंग निकालने का। चलो जरा शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आता है रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ध्यान रखना सब उसी आर्टिकल का पार्ट है, कुछ अलग नहीं है। रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर को अगर चार्ज करोगे उसकी रेट निकालनी है तो रेट का मतलब आएगा हमारे पास Q अपॉन T। तो बस इस इक्वेशन को उठा के डिफरेंशिएट कर दो तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। बस हमें यहां पे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर आ गया हमारे पास dq अपॉन dt। ठीक है, यहां पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हमारे पास आ गया d अपॉन dt। अब देखो अंदर क्या लगा हुआ, यहां पर हमारे पास ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ये आ गया Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस का t अपॉन RC। इतनी बात क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो ध्यान से, Q नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारे सर्किट में स्टोर होने वाला मैक्सिमम चार्ज है, कभी नहीं बदलेगा, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर दोगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया Q नॉट। यहाँ पर डिफरेंशिएट करो 1 0 हो गया माइनस e टू द पावर माइनस का t अपॉन RC, वैसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करो, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। r और c तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1 अपॉन
RC, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर? तो इसको थोड़ा ठीक से लिखो। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये जो RC देख रहे हो ये अपॉन में आ जाएगा, तो यहां पर जो देख रहे हो ये Q0, यहां पर आ रहा है हमारे पास Q0 और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास RC। बोलो इतनी बात क्लियर? ये हमारे पास आ गया Q0 अपॉन RC। अब क्या बचा? केवल ये एक्सपोनेंशियली तो बच रहा है हमारे पास e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। तो यहां पर आ गया हमारे पास बगल में e टू द पावर माइनस का t अपॉन RC। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है dq अपॉन dt का। तो देखो अब यहां से पता चला कि हमारे पास जो रेट ऑफ चार्जिंग है वो रेट ऑफ चार्जिंग आएगी dq अपॉन dt इज इक्वल टू Q0 अपॉन RC e टू द पावर माइनस का t अपॉन RC। लेकिन एक बात समझो, ये रिजल्ट तो आ गया, हम इस रिजल्ट में अपने हिसाब से कुछ चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जरा सोचो। एक बात बताओ, तुम अभी अभी देख के आए थे Q0 अपॉन C किसके बराबर होगा? ये जो देख रहे हो Q0 अपॉन C ये किसके बराबर होगा? जरा यहां नजर डालो। अगर हम यहां C से डिवाइड करा दो तो क्या होगा? Q0 अपॉन C किसके बराबर दिख रहा है? E के बराबर दिखा। तो देखो अब यहां पर देखते हैं सर, तो देखो यहां पर हमारे पास आ गया Q0 अपॉन C किसके बराबर आ गया? E के। ठीक। अच्छा अगर E के बराबर आता तो यहां क्या हो गया? सोचो, Q0 अपॉन C, इसकी जगह E बचा क्या? E अपॉन R। अब जरा ध्यान से देखो, अगर यहां पर हम ऐसे रखेंगे Q0 अपॉन RC तो ये क्या हो जाएगा? E अपॉन R ही तो होगा। सोचो ध्यान से, Q0 अपॉन C तो E हो गया, ये जो R देख रहे हो ये R ऐसे ही रहेगा। हाँ, E अपॉन R किसके बराबर होगा? ये तुम पिछले टर्म से सीख करके आए थे, ये I0 के बराबर होता है। बोलो जरा ध्यान से, यहां पर जब बैटरी के पुट ईएमएफ में रेजिस्टेंस से डिवाइड कराओगे तो हमारे सर्किट में फ्लो होने वाली मैक्सिमम करंट निकल करके आती है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास जो देख रहे हो ये मैक्सिमम करंट है जो हमारे पास Q0 अपॉन RC के बराबर है। बोलो इतना समझ में आएगी यहाँ पे? ठीक, मतलब यहां पर जो ये देख रहे हो ये हमारे पास I0 आ गया। अच्छा ये क्या होगा? dq अपॉन dt आई, ये देखो यहाँ पे, ये जो देख रहे हो यहाँ पे dq अपॉन dt ये हमारे पास I के बराबर होगा। क्यों? करंट की डेफिनेशन के बारे में सोचो। करंट की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो यहां पर जब चार्ज में फ्लो होगा तो क्या होगा? चार्ज में आएगा चेंज विच इज dq, और जब उसका रेट निकालोगे तो क्या कर दोगे? टाइम से डिवाइड करोगे। तो ये क्या दिख रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जिसको हम क्या कहते हैं? आई। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? अब जरा ध्यान सुनो, अगर ये जो Q देख रहे हो ये Q क्या है? ये Q हमारे सर्किट में फ्लो होने वाला ट्रांसिएंट चार्ज है। ट्रांसिएंट चार्ज मतलब क्षणिक चार्ज, टेम्परेरी चार्ज है। अगर टेम्परेरी चार्ज है तो यहां से जो करंट आएगी वो भी कैसी आएगी? टेम्परेरी। ये जो Q देख रहे हो ये टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, तो इससे जो करंट आएगी वो भी कैसी आएगी? टेम्परेरी। यहां पर जरा देखो हमने क्या यूज करा? Q0 फाइनल चार्ज। तो यहां से जो करंट आ रही है वो कौन सी आ रही है? हमारे पास मैक्सिमम करंट निकल करके आ रही है। तो यहां पर जरा देखो, अगर ये वैल्यूज तुम्हें समझ में आ रही है तो बस अब ये उठा करके अपनी इक्वेशन में रखनी है। तो यहां पर हमारे पास आ गया dq अपॉन dt की जगह I आ गया। यहां पर जो पूरी वैल्यू देख रहे हो ये हमारे पास हो गया I0 और यहां पर है e टू द पावर माइनस का t अपॉन RC। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास आती है करंट की। अब एक बात बताओ, तुम्हें एक बात बताई थी जब तुमने आर्टिकल पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है, जब कैपेसिटर में चार्जिंग चल रही है उस समय हमारे सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है उस करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? सोचो क्या बताएगा? बोलो। देखो ध्यान से, जब भी हम यहां पर बात करते हैं अपने कैपेसिटर में चार्जिंग की, तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है हमारे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अभी बताया था तुम्हें, आज भी बताया था कि हमारे पास जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसका पोटेंशियल जब बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा तो सर्किट में करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लो। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बैटरी, तो क्या होगा? इसमें चार्जिंग शुरू होगी। जब चार्जिंग शुरू होगी तो उसके बारे में बताया था, जब सबसे पहला चार्ज जाएगा पॉजिटिव तो ये आराम से पहुंच जाएगा, किसी तरह का इसमें अपोज का सामना इसको नहीं करना पड़ेगा फ्लो होने में। लेकिन जब अगला वाला पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो सोचो, जब अगला पॉजिटिव चार्ज इसमें जाके स्टोर होने जाएगा तो ये जो पॉजिटिव इसमें आ चुका है अब ये इसका अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब पहला चार्ज जितनी तेजी से गया था अगला वाला थोड़ा स्लो जाएगा।
अब सोचो और चार्ज स्टोर हो गया, तो अब जो अगला वाला जा रहा होगा इसका और अपोज होगा, और अपोज होगा मतलब हमारा चार्ज और स्लो हो जाएगा। अब इसका मान लो ये वाला जाके स्टोर हो गया, तो अब जो अगला वाला आएगा फिर इसका और अपोज होगा, तो ये और स्लो हो जाएगा। तो ध्यान सुनना, जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होता जाता है वैसे वैसे यहां से पहुंचने वाले चार्ज में कमी आती जाती है। क्यों? ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका अपोज करने लगता है, इस वजह से हमारे पास करंट क्या होती है, लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। और जैसे हमारे कैपेसिटर का ईएमएफ, कैपेसिटर का वोल्टेज हमारी बैटरी के ईएमएफ के बराबर हुआ, तो वहां पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ हमारे पास करंट फ्लो होना बंद हो गया। ठीक है, अब जरा इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां पर जरा आखिरी इक्वेशन आई है उसको जरा ध्यान से देखो। सोचो, यहां पर जरा सोचो इक्वेशन देख करके कि टाइम में चेंज कराने पर इस करंट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है। देखो अब दिखेगा तुम्हें, I इज इक्वल टू आई नॉट, ई को नीचे लेके आओ, e टू दी पावर टी अपॉन आर। अच्छा e क्या होता है, e हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है 2.718, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब सोचो अगर यहाँ पे तुम टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू 1 से बढ़ गई, अगर 1 से बढ़ी है तो इसकी पावर अगर बढ़ाओगे तो वैल्यू और बढ़ती जाएगी। अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो पूरी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन हमें शो कर रही है रेट ऑफ डिक्रीज इन द करंट। ठीक है, मतलब यहां पर हमें पता चल रहा है कि हमारी करंट क्या होगी, चार्जिंग के वक्त कम होती चली जाती है। जैसे 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 हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा सर्किट में फ्लो होने वाली करंट लगातार कम होती चली जाती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नोट करो इसको, जो बाकी है हो गया सभी का। तो देखो यहां से हमें पता चल गया कि हमारे पास सर्किट में जब चार्जिंग होती है, कैपेसिटर में जब चार्जिंग होती है तो हमारे पास किस तरह के चेंजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले पता चला चार्जिंग में चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन चार्ज बढ़ने के साथ साथ करंट क्या होती है हमारे पास, कम होने लगती है। ठीक है, तो देखो यहां से हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग कंप्लीट होती है, अब यहां से हम डिस्चार्जिंग शुरू करेंगे कैपेसिटर की। ठीक है, मतलब अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अभी तक क्या था, अभी तक तुम्हारे कैपेसिटर में 0 चार्ज था और ये चार्ज बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा था, मैक्सिमम क्यू नॉट तक। अब जब डिस्चार्जिंग करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे कैपेसिटर में चार्ज क्यू नॉट है और अब वो डिस्चार्ज होते होते कहां तक आएगा, 0 तक आएगा। 0 से क्यू नॉट के बीच में जो कुछ भी चार्ज होगा वो क्या होगा, क्यों, क्योंकि 0 से मैक्सिमम के बीच में कौन सी स्टेट होती है, ट्रांसिएंट स्टेट। 0 और मैक्सिमम क्या है, स्टेडी स्टेट। ठीक, आगे देखो, हेडिंग लिखो, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अगली हेडिंग आएगी डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब देखो डिस्चार्जिंग में क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जरा अपना सर्किट देख लो, सर्किट कैसा बनेगा तुम्हारा। देखो ये हमारे पास बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, यहां पर हमने एक कैपेसिटर ऐड कर दिया और यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। ये हमारे पास पॉइंट S1 हो गई, ये S2 हो गई। ये हमारे पास रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर C है। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब जरा सुना क्या होगा, देखो पूरा प्रोसेस समझते हैं। जब हमने अपने सर्किट को S1 से कनेक्ट करा था तो देखो नीचे हमारे पास एक लूप आया, यहां पे करंट फ्लो होगी और ये बैटरी क्या करेगी, कुछ करंट फ्लो कराती है जिससे हमारा कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अच्छा, कैपेसिटर चार्ज होते होते मैक्सिमम चार्ज हो गया, क्यू नॉट तक पहुंच गया। अब जब हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है उस समय हम अपने सर्किट को S2 से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही अब इसको S2 से कनेक्ट करोगे हमारे पास ऊपर एक कंप्लीट लूप बन गया। अब यहां पर हमारे पास करंट फ्लो होगी और हमारा सर्किट जो अब पूरी तरह से चार्ज है ये डिस्चार्ज होने लगेगा। क्यों डिस्चार्ज होने लगेगा, ध्यान सुनना।
क्योंकि यहां पर इस सर्किट में, इस कैपेसिटर में एक कंप्लीट सर्किट मिल गया इस कैपेसिटर को, ठीक है, कैपेसिटर को एक कंप्लीट सर्किट मिल गया। और सबसे बड़ी बात, उस कंप्लीट सर्किट में लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि वो करंट को ड्रॉ करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। सोचो बैटरी से करंट क्यों बाहर आ रही है? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ था। रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? इसी करंट को बाहर निकाला था ताकि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो सके। अब यहां पे जरा सुनो, जब कैपेसिटर के पास चार्ज है, अगर चार्ज है तो उसके पास एनर्जी भी है। देखो जरा, कैपेसिटर की एनर्जी तुमने सीखी होगी, हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C, इस तरह से कैपेसिटर की एनर्जी सुनी हुई है। तो यहां पर जरा सुनो, जब कैपेसिटर के पास चार्ज है तो उसके पास एनर्जी भी होगी। और जैसे ही इसको एक क्लोज्ड सर्किट मिला और यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस आया, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा? इसी एनर्जी को करंट के फॉर्म में ड्रॉ कराएगा और हमारे पास यहां पे करंट फ्लो होगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात समझना, अगर करंट के फॉर्म में एनर्जी बाहर आ रही है, मतलब यहां पे सर्किट कैपेसिटर की एनर्जी कम हो रही है। अच्छा, कैपेसिटर की एनर्जी कम होने का मतलब क्या? कैपेसिटर का जो चार्ज है वो कम हो रहा है। एनर्जी कम होने का ये मतलब नहीं कि इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ध्यान सुनना, कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, संधारित्र की धारिता कांस्टेंट होती है, उसमें जो चार्ज है वो क्या हो रहा है? हमारे पास कम हो रहा है। और अगर हमारे पास चार्ज कम हो रहा है तो यहीं पे क्या हो गई? कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। बोलो, इतनी बात क्लियर है पे? अब यहां पर तुम डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ोगे तो जरा सुनो, जब हमारे पास डिस्चार्जिंग होगी तो जो बैटरी देख रहे हो इसका तो कोई रोल बचा ही नहीं, ठीक है। बैटरी का कोई रोल नहीं। देखो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, नीचे वाला सर्किट बेकार, केवल हमारे पास ऊपर वाला सर्किट बचा है जिसमें हमारे पास एक करंट फ्लो हो रही है। उस करंट को फ्लो करा कौन रहा है? उस करंट को फ्लो करा रहा है ये कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी। बोलो बात समझ यहाँ पे, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है वही क्या करेगी? वही हमारे पास करंट के फॉर्म में बाहर निकलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब आगे जरा समझते हैं। तो यहां पर अब हमको समझनी पड़ेगी इक्वेशन, कि हमारे पास इक्वेशन क्या हो, ठीक है। अब जरा सुनना, देखो तुम्हें ये तो बता दिया कि हमारे पास मैक्सिमम चार्ज कितना होता है? Q0। लेकिन ध्यान सुनना, जब भी तुम सर्किट में रिप्रेजेंट करोगे तो सर्किट में केवल Q रिप्रेजेंट करा जाता है। क्यों? सर्किट में तुम ट्रांसिएंट स्टेट दिखा सकते हो, स्टेडी स्टेट नहीं दिखा सकते। स्टेडी स्टेट क्या बनी रहेगी क्या हमेशा? नहीं, स्टेडी स्टेट बहुत कम समय के लिए आएगी। जैसे तुमने इसको कनेक्ट करा, वहीं से स्टेडी स्टेट हटना शुरू हो गई, क्योंकि करंट फ्लो होना शुरू हो गया, स्टेडी स्टेट हटना शुरू हो गई। तो किसी टाइम t पर तुम्हारे सर्किट में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? Q। Q क्या है? ट्रांसिएंट चार्ज। I क्या है? ट्रांसिएंट करंट, ठीक है। और Q0 और I0 क्या है? Q0 हमारे पास है सैचुरेशन चार्ज या फिर मैक्सिमम चार्ज, या I0 क्या है? मैक्सिमम करंट। इतनी बात क्लियर? मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेडी स्टेट को। जो ये Q और I होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रांसिएंट स्टेट को। Q एक वेरिएबल है जो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, I भी एक वेरिएबल है जो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। बोलो कोई परेशानी किसी को? चलो आगे बढ़ो। तो देखो, अब यहां पर बस तुम्हें EMF की इक्वेशन देखनी है कि हमारे पास EMF की इक्वेशन क्या है। यहां पर आगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ EMF ऑफ द सर्किट। देखो देखो हमारे पास कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग चली, तो जैसे डिस्चार्जिंग में इसको S2 से कनेक्ट करोगे हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। अच्छा जरा समझना, अगर हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज होने पर होता है, जैसे ही हमारे पास क्लोज्ड लूप मिला, यहां की एनर्जी करंट के फॉर्म में फ्लो होने लगेगी, ठीक है। यहां की जो एनर्जी होगी वो करंट के फॉर्म में फ्लो होने लगेगी। तो जरा सुनो, इस करंट को फ्लो करा कौन रहा है? केवल कैपेसिटर ही तो फ्लो करा रहा है। तो अगर हम यहां पर EMF इक्वेशन बनाना चाहें तो कैसे बनेगी हमारी इक्वेशन? देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज हमारे पास सर्किट में करंट को फ्लो करा रहा है, ठीक है। हमारे कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज करंट को फ्लो करा रहा है। मतलब बैटरी का काम कौन कर रहा है? कैपेसिटर। तो यहां पर हमारे पास कैपेसिटर में जो वोल्टेज आएगा वो हो गया Q/C। अभी जो हमारे पास Q/C वोल्टेज है, यही वोल्टेज क्या करेगा? हमारे पास करंट को फ्लो कराएगा। मतलब यहां पर अगर तुम ओम्स लॉ लगाते हो तो यहां पर ओम के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? I × R के बराबर होता है। तो यहां पर जो Q/C देख रहे हो ये किसके बराबर हो जाएगा? हमारे पास ये I × R के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन देख रहे हो यही इक्वेशन बस समझने वाली होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। फिर जरा सुनो, हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो हो रही है किसकी वजह से? कैपेसिटर की वजह से। कैपेसिटर में हमारे पास अगर इतना वोल्टेज है वो करंट को फ्लो करा सकता है, तो अब यहां पर जरा देखना है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। वोल्टेज निकालोगे तो Q/C ये वोल्टेज आ गया।
अच्छा, जो वोल्टेज होता है वही वोल्टेज हमारे पास करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज करंट को फ्लो करा रहा है, वही करंट हमारे पास इस रेजिस्टेंस से जा रही है। तो हमारे पास फॉर्मूला था V इज इक्वल टू IR, जिसमें V क्या होगा हमारे पास Q अपॉन C। ये वो वोल्टेज है जो सर्किट में करंट को फ्लो करा रहा है, और I इंटू R क्या होगा हमारे पास करंट इंटू रेजिस्टेंस। इतनी बात क्लियर। तो यहां पर ओम्स लॉ से हमारे पास EMF इक्वेशन आ गई, किसकी आ गई? ऑफ द सर्किट। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जैसे ईएमएफ इक्वेशन आ गई, अब काम आगे शुरू करते हैं। देखो तुम्हें अगर कुछ याद हो, तुमने आर्टिकल में कहा था आई की जगह क्या लिखा जा सकता है? dq अपॉन dt लिख सकते हैं। एक बात समझना आराम से, आई हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पर जो आई देख रहे हो, आई की जगह हम लिख सकते हैं dq अपॉन dt। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर निकालनी है डिस्चार्जिंग। हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब हमें चार्ज का एक फॉर्मूला निकालना है जो बताए कि टाइम के साथ साथ चार्ज क्या हो रहा है? कम होता चला। बोलो इतनी बात क्लियर। टाइम के साथ हमारा चार्ज कम हो रहा है तभी तो डिस्चार्जिंग होगी। तो हमें यहाँ पे Q के लिए एक इक्वेशन लगानी है। Q के लिए इक्वेशन लगानी है तो क्या करना पड़ेगा? I को रिमूव कराना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर। क्यों? देखो ध्यान से, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, दो वेरिएबल है, एक Q और दूसरा I। बोले बात समझा रही है? यहाँ पे तुम्हें पहले ही बता चुके कि यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन सी है? Q और I। क्योंकि ये क्या है? ट्रांसिएंट चार्ज, ये हमारे पास है ट्रांसिएंट करंट जो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे I को इस तरह से लिख देते हैं तो अब पूरी इक्वेशन Q के फॉर्म में आ जाएगी और इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। एक बहुत जरूरी बात समझना, अब यहां पर माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगेगा? अब देखो इसमें रट लेते हैं सब कि जब चार्जिंग होगी तो प्लस dq अपॉन dt, जब डिस्चार्जिंग होगी तो माइनस का dq अपॉन dt। इसका रीजन क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट रीजन क्या होता है? कोई नहीं? चलो देखो, देखो देखो। अच्छा यहां पे जरा सुनना, यहां पर क्या है? dq अपॉन dt। और बहुत ध्यान सुनना इसके बारे में। dq अपॉन dt ये डेरिवेटिव है, ठीक है। सारा मैथमेटिकल फिजिक्स सब अप्लाई करके बताएंगे एक एक रीजन। देखो dq क्या है हमारे पास? चेंज इन चार्ज, यही तो होता है। ये हमारे पास है चेंज इन चार्ज। अब चेंज दो तरह का होता है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, दोनों को ही चेंज कहते हैं। अच्छा dt क्या है? ये हमारे पास है चेंज इन, ये बात क्लियर है? डी का मतलब ही होता है चेंज, बस वो चेंज होता कैसा? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, अनंत रूप से छोटा चेंज होता है। अब ध्यान से, ये जो टाइम में चेंज है, क्या ये चेंज कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं। क्या टाइम पीछे जाएगा? सोचो, ये जो टाइम में चेंज है ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहां ये जो चार्ज में चेंज आ रहा है, अगर चार्ज में चेंज पॉजिटिव है तो जो पूरा डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बात क्लियर? अगर चार्ज में चेंज नेगेटिव है तो पूरा डेरिवेटिव जो है इसका चेंज कैसा हो जाएगा? बोले बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, जब चार्जिंग हो रही थी तो कैपेसिटर में चार्ज बढ़ रहा था। अगर चार्ज बढ़ रहा था तो उसमें चेंज इन चार्ज कैसा हुआ? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो पूरा डेरिवेटिव कैसा रहेगा? पॉजिटिव। बात क्लियर है यहाँ पे? अगर यहाँ डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्जिंग में चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर के बारे में सोचो, डिस्चार्जिंग में तो ये अपना चार्ज बाहर फेंक रहा है ना, तो डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर का चार्ज कम हो रहा है। और अगर ये चार्ज कम हो रहा है तो चेंज इन चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव। अगर कोई चीज कम होती है तो उसमें चेंज कैसा था? नेगेटिव। क्यों? पहले चार्ज मान लो 10 कूलाम था, बाद में 8 कूलाम बचा, तो चेंज निकालना। चेंज कैसे निकालोगे? चेंज हमेशा आता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर 8 में से 10 माइनस कर दो कितना आएगा? -2 आएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, डिस्चार्जिंग में ये जो चेंज इन चार्ज होता है ये हमेशा कैसा हो जाता है? नेगेटिव। इतनी बात क्लियर? डिस्चार्जिंग में चेंज इन चार्ज नेगेटिव हो गया तो जो पूरा डेरिवेटिव है हमारे पास वो भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि dt तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इतनी बात समझे यहाँ पे? अब सबको क्लियर हो गया यहाँ पर हमारे पास माइनस क्यों आएगा? अब इस तरह से बच्चों की तरह मत रखना कि चार्जिंग में पॉजिटिव, डिस्चार्जिंग में नेगेटिव। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखो, हमेशा ध्यान रखना एक्सप्रेशंस को जितना माइन्यूट तरीके से समझोगे चीजें उतना अच्छे तरह समझ जाएंगी। रटने का काम ही नहीं बचेगा, बिल्कुल जरूरत नहीं बचेगी रटने की। देखो तो यहां पर आ गया I इक्वल टू माइनस का dq अपॉन dt। अब ये उठा करके लगा तो यहां पर आ गया हमारे पास q अपॉन c,
ये आई की वैल्यू लगा देना, Q अपॉन सी, आई की जगह आ गया हमारे पास माइनस का dQ अपॉन dt, और यहाँ पर देखो बचा हुआ है हमारे पास r। अब ये सीधी सी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करते हैं, कई बार सॉल्व कर चुके हैं इसको, ठीक है। dt ऊपर लेके आएंगे, Q नीचे लेके आ जाएंगे, तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास dt अपॉन में c लगा हुआ है, यहाँ पर जरा क्या है माइनस आ गया हमारे पास dq, और यहाँ पर हमारे पास q नीचे आ गया और ये आ गया, बोलो तीन बात क्लियर। अच्छा एक काम करते हैं, r को भी नीचे ले और माइनस इधर ले आते हैं, फिर फाइनल इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का dt और अपॉन में आ गया rc, यहाँ पर जरा नीचे आ गया, ये आ गया हमारे पास dq अपॉन q, बोलो तीन बात क्लियर। अब यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा, लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे यहाँ इंटीग्रेट करोगे हमारे पास कुछ वही जाने पहचाने रिजल्ट में देखने को मिलेंगे। देखो ये आ गया हमारे पास माइनस का dt अपॉन rc, यहाँ पर जरा देखो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट और ये आ गया dq अपॉन q, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो, जरा एक सर्किट बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे यहाँ पर जरा इंटीग्रेट कर दो, डायग्राम बन गया ना, देखो इसे इंटीग्रेट कर दो तो हमारे पास t के रिस्पेक्ट में एक t आ जाएगा, माइनस का t अपॉन rc, भैया ध्यान रखना rc कांस्टेंट है, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना दे देगा t, यहाँ पर देखो हमारे पास 1 अपॉन q, 1 अपॉन q को इंटीग्रेट करोगे आ गया हमारे पास log q, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास log q, बेस क्या चलेगा, बेस e चलेगा, और यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट c आ गया, इतनी बात क्लियर है। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, अब क्या करना है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बताता कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जाना पड़ता है, तो यहाँ पर जरा देखो एट t इज इक्वल टू 0, जैसे ही हमारे पास t इज इक्वल टू 0 होगा, जरा सोचो q किसके बराबर होगा, Q नॉट के बराबर। ध्यान रखना जब t बराबर 0 है तो हमारा चार्ज उस समय मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस समय हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज था, और ये हो गया हमारे पास Q नॉट के बराबर, इतनी बात क्लियर है, रख दो जरा, तो ये हो गया 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास log Q नॉट, यहाँ पर आ गया बेस e, और ये आ गया प्लस c, इतनी बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पर इसको इधर ले आओ तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का log Q नॉट, और ये बेस e में चलेगा, ये वैल्यू उठा करके वापस इक्वेशन नंबर 1 पर रख दो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, वैल्यू रखो तो हमारे पास आ गया माइनस का t अपॉन rc, देखो जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखो ध्यान से, माइनस का t अपॉन rc इज इक्वल टू, ये लगा हुआ है हमारे पास log, तो आ गया हमारे पास log q बेस e, अब c की वैल्यू ये रही, ये हमारे पास माइनस है, ये आ गया हमारे पास माइनस का log बेस e, और ये आ गया q नॉट, इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है log a माइनस log b, होता है हमारे पास log ऑफ a अपॉन b, तो ये हो गया माइनस का t अपॉन rc इज इक्वल टू आ गया हमारे पास log ऑफ q अपॉन Q नॉट, ये सब कुछ हमारा बेस ई में चलेगा, ठीक है। अब देखो लॉग हटाना है, लॉग क्यों हटाना है, सबसे बड़ी बात क्योंकि हमें डिस्चार्जिंग देखनी है, हमें ये देखना है कि हमारे कैपेसिटर में टाइम के साथ कैसे चार्ज कम हो रहा है। अगर चार्ज कम हो रहा है तो हमें चार्ज की एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मतलब Q की एक इक्वेशन बनानी है, Q लॉग के अंदर है, तो लॉग को हटाओगे तभी ना Q बाहर आएगा, तो यहाँ पर लॉग अगर हटाओगे तो हमारे पास जो LHS है ये e की पावर में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास देयरफॉर e टू द पावर माइनस का t अपॉन rc, ये क्या आ गया हमारे पास q अपॉन q नॉट, इस q नॉट को यहाँ भेज दो तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आता है देयरफॉर q इज इक्वल टू q नॉट, q इज इक्वल टू q नॉट e टू द पावर माइनस का t अपॉन rc, इतनी बात है। ये हमारे पास इक्वेशन आती है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, देख लो इसको एक बार इक्वेशन को, इक्वेशन क्या है, Q इक्वल्स टू Q नॉट। अच्छा E को जरा नीचे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर t अपॉन rc। अब यहां ध्यान से देखो भैया, यहां पर हमारे पास रिजल्ट आता है Q इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन e टू द पावर t अपॉन rc। अब जरा ध्यान से, अगर हमारे पास टाइम बढ़ रहा है तो जो डिनोमिनेटर है ये भी बढ़ेगा, क्योंकि e की पावर है, e क्या है हमारे पास 2.718, ये 1 से बड़ी वैल्यू है, अगर वैल्यू 1 से बड़ी तो पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ती है। अच्छा अगर पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन कम हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बड़ा करते जाओगे पूरा फ्रैक्शन कम होता जाएगा, मतलब चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है हमारे पास, इतनी बात क्लियर। तो यहां से इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि हमारे पास सर्किट में क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग, हमारा कैपेसिटर
डिस्चार्ज होता चला जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन देख रहे हो, अब ये इक्वेशन हमारे पास डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब देखो आगे का प्रोसेस हमें पता है क्या करना है। यहां पर जो आरसी देख रहे हो, आरसी क्या होगा हमारे पास, टाइम कांस्टेंट। तो यहां पर आ गया हमारे पास सिंस, या हमने लेट कर लिया यहां पे आरसी इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा क्या है हमारे पास, ये लैम्डा आ गया हमारे पास टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे अगर हमने इसको लैम्डा लेट कर दिया, तो अब यहां पर अगर लैम्डा रखोगे तो हमारे पास आ गया Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू दी पावर माइनस का T अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब ध्यान से अगर हमारे सर्किट का टाइम इस लैम्डा के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, तो यहां पर आ गया हमारे पास इफ T इज इक्वल टू लैम्डा। अगर हमारा सर्किट इस लैम्डा के बराबर टाइम के ऑन रहता है तो हमारे पास रिजल्ट आएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू दी पावर माइनस का लैम्डा अपॉन लैम्डा से लैम्डा कैंसिल क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो आ गया Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू दी पावर माइनस 1। तो यहाँ पे रिजल्ट आता है Q इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन e। अब 1 अपॉन e की वैल्यू तुम्हें याद करवाई थी, ध्यान से देख लो, 1 अपॉन e की वैल्यू क्या होती है 2.718। यहाँ पर तुम्हें इसकी वैल्यू याद करवाई थी, जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.368 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास Q कितना हो गया, 1 अपॉन e की जगह कितना आएगा 0.368, तो आ गया 0.368 Q नॉट। ये हमारे पास रिजल्ट आता है। तो यहां पे एक बात पता चली कि हमारे पास जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी कैपेसिटर की, उस समय हमारे पास टाइम कांस्टेंट लैम्डा वो टाइम होता है जब हमारे सर्किट में जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का 0.368 टाइम्स बच जाता है। मतलब बाकी क्या हो गया, बाकी हमारा करंट के फॉर्म में फ्लो हो गया। इतनी बात क्लियर यहां पे। एक बार सुनो फिर से, जब भी हमारे पास डिस्चार्जिंग होगी तो यहां पर हमें पता है कि हमारे पास करंट फ्लो कौन कराता है, हमारे कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है वही एनर्जी के फॉर्म में होता है और वही क्या करता है, करंट के फॉर्म में बाहर निकलता है। मतलब हमारे कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या करेगा, करंट को फ्लो कराएगा। मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है, Q अपॉन C। ठीक है, ये Q अपॉन C पोटेंशियल ये किसके बराबर होगा, I इंटू R के बराबर होगा विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। जैसे हमने देखा तो हमें यहाँ पर I की वैल्यू रखनी, क्यों, ध्यान सुनना, Q और I दोनों वेरिएबल है, दोनों टाइम के साथ चेंज होते हैं। हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, Q की, तो हमने I को Q में कन्वर्ट कर लिया। I dQ अपॉन dt होता है, जिसमें हमारे पास नेगेटिव होगा, क्यों, डिस्चार्जिंग की वजह से चार्ज क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। अगर ये लगातार कम हो रहा है तो ये हमारे पास कैसा आ गया, नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव आ गया हमने इसको रख दिया, इसके बाद पूरी कैलकुलेशन है जो तुम कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या माना कि जो RC हमारे पास, इसको टाइम कांस्टेंट लैम्डा मान लिया। ये टाइम कांस्टेंट लैम्डा वो टाइम होता है जितने टाइम में हमारे सर्किट में जो डिस्चार्जिंग हो रही है उसमें हमारे सर्किट का, हमारे कैपेसिटर का चार्ज उसकी मैक्सिमम वैल्यू का 0.368 टाइम्स बच पाता है। बाकी सब क्या होता है, डिके हो जाता है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे सभी को। देखो एक बार कैलकुलेशन क्या है हमारे पास, हो गया, आगे बढ़े, चलो देखो। तो देखो यहां पर हमारे पास आर्टिकल पूरा हो रहा है। अब इसमें एक चीज और बची हुई, उसको और निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर हमने निकाल दिया कि हमारे पास कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग किस तरह से होगी। देखो ये जो इक्वेशन देख रहे हो, ये इक्वेशन हमारे पास डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद हमने टाइम कांस्टेंट के बारे में देख लिया। तो अगर हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो अब हम यहां पर निकालेंगे रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि हमारे कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने का रेट क्या है। ठीक है, और यहां पे तुम्हें पता है रेट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो इक्वेशन देख रहे हो इसको बस उठा के डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि तुम्हारा कैपेसिटर किस रेट से डिस्चार्ज हो। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। चलो देखो यहां पे शुरू करते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास आता है रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की रेट निकालोगे तो क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन वो तुम्हें दिख रही है, वो रखी हुई है। तो यहां पर आगे हमारे पास V है। देखो हमारे पास इक्वेशन है Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू दी पावर माइनस का T अपॉन RC। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऐसी है। अब सुनो, बस अब इसको उठा करके डिफरेंशिएट कर देना तो हमारे पास रेट ऑफ डिस्चार्जिंग आ जाएगी। तो यहां पर आ गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है,
टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पर हमारे पास है क्यू, ये हो गया हमारे पास dq अपॉन dt। आगे जरा सोचो यहाँ पर क्या हमारे पास क्यू नॉट, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर आ गया क्यू नॉट, ई को डिफरेंशिएट करोगे तो ई की पावर माइनस का टी अपॉन आरसी। अब पावर को डिफरेंशिएट करो तो क्या आ गया माइनस का 1 अपॉन आरसी। बोलो तो नहीं बात क्लियर है? अच्छा इसको जरा फिर से देखो तो यहाँ पर आ गया dq अपॉन dt। अब यहाँ पर माइनस है आरसी, यहाँ पर आ गया तो आ गया माइनस का क्यू नॉट और अपॉन में आ गया हमारे पास आरसी, ये बचा e टू द पावर माइनस का टी अपॉन आरसी। बोलो इतना क्लियर हो? अब जरा सुनो ध्यान से, ये तुम देख चुके हो कि हमारे पास ये जो dq अपॉन dt है ये तो i के बराबर होता है, और यहाँ पर जो q नॉट अपॉन आरसी देख रहे हो इसके बारे में भी तुम देख चुके हो कि जो q नॉट अपॉन आरसी है ये i नॉट के बराबर होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तुम्हें दिखा देते कि कैसे होता है हमारे पास q नॉट अपॉन आरसी i नॉट के बराबर। अगर ना याद हो तुरंत पेज पलटो, देखो अभी तुमने करके आए। अब देखो ये वैल्यू रखते तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया i, यहाँ पर आ गया i, यहाँ पर देखो माइनस और इसकी जगह आ गया i नॉट, ये हो गया i इज इक्वल टू माइनस i नॉट e टू द पावर माइनस का t अपॉन आरसी। बोलो इतनी बात क्लियर? अब ये जो इक्वेशन देख रहे हो ये इक्वेशन हमारे पास आती है डिस्चार्जिंग में। अच्छा सोचो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, बहुत ध्यान सुनना। जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, जब ये ऐसे जुड़ा था, तो जब ये चार्ज हो रहा था तो चार्ज में हमारे पास Q बढ़ रहा था, लेकिन सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ये बात क्लियर? लेकिन अब मान लो अगर हम यहाँ पे बैटरी ना लगाए एक रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या होगा, हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर में चार्ज कितना है, Q नॉट। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसमें जो चार्ज होगा वो लगातार कम हो रहा होगा। डिस्चार्जिंग में तो पता है चार्जिंग में चार्ज बढ़ेगा तो डिस्चार्जिंग में चार्ज कम होगा, लेकिन एक बात सोचो, अब डिस्चार्जिंग में करंट क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी या फिर डिक्रीज हो रही होगी, ये सोचने वाली बात है। सोचो जरा, जब हमारे पास चार्जिंग थी तो चार्ज बढ़ रहा था, करंट कम हो रही थी, इसका पूरा बेसिक समझाया। जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो चार्ज तो कम होगा, लेकिन करंट के साथ क्या होगा, करंट इस बार भी डिक्रीज होगी। कैसे, जरा सुनना। जब डिस्चार्जिंग शुरू हुई, बहुत ध्यान सुनना, जब डिस्चार्जिंग शुरू हुई तब इसके पास चार्ज कितना था, Q नॉट मैक्सिमम। जब चार्ज मैक्सिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम और हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू होगी। लेकिन अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो ये चार्ज क्या हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। अगर चार्ज कम होता जा रहा है तो कैपेसिटर की एनर्जी कम हो रही है, और अगर एनर्जी कम हो रही है तो ये क्या करंट बढ़ाएगा कि कम कराएगा। बोलो बात समझ यहाँ पे। तो अब करंट क्या होगी, आई नॉट से कम होकर के कहां पर आएगी, आई पर आएगी। इतनी बात क्लियर? तो ध्यान रखना, चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो करंट दोनों केस में कम होती है। अगर चार्जिंग करोगे तो कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता जाएगा, डिस्चार्जिंग करोगे तो कैपेसिटर का चार्ज कम होता जाता है। लेकिन करंट एक जैसा बिहेवियर शो करता है कि करंट हमेशा टाइम के साथ क्या होगा, कम होता चला जाएगा। पहले मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही होगी, फिर धीरे धीरे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर? अब जरा इसको देखो, यहां पर आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट, माइनस आई नॉट ई टू द पावर दिस। अब सुनो, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास i इज इक्वल टू माइनस आई नॉट और e को नीचे ले आओ, ये आ गया टी अपॉन आरसी। अब सोचो जरा, अगर टाइम बढ़ाओगे तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है और पूरी वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा माइनस पे ना चले जाना भैया, माइनस केवल यहां डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ, अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो मान लो उसमें करंट पहले कितनी थी, आई नॉट कितना था हमारे पास, 10 एम्पियर, और ये 10 एम्पियर क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, कहां तक आएगा, 0 तक। इतनी बात क्लियर? अगर डिस्चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग का था, चार्जिंग में मैक्सिमम करंट कितनी, 10 एम्पियर, और ये लगातार कम होते होते कहां पर आ गई, 0 पर। अगर डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो डिस्चार्जिंग में ध्यान रखना, ये जो आई नॉट होगा ये हमारे पास होगा माइनस 10 एम्पियर, और ये क्या होगा, लगातार कम होते होते 0 आ जाएगा। अब ये ना समझना कि माइनस 10 एम्पियर है तो ये 0 से कम हो गया। अरे भैया, अगर हमारे पास ये वायर है तो जरा सोचो, अगर इस तरफ करंट 10 एम्पियर है, इसी की अगर डायरेक्शन बदल दो तो ये माइनस का 10 एम्पियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुमने करंट में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? सोचो, किरचॉफ लॉ अप्लाई करते थे, किरचॉफ लॉ अप्लाई करते थे। कई बार किरचॉफ लॉ अप्लाई करने पर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी कि नहीं आ जाती थी? नेगेटिव आने का मतलब क्या होता था, हमने उस सर्किट में मान लो करंट की डायरेक्शन ये मानी, अब ओरिजिनली अगर करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी तो जो हमने माना वो गलत माना, तो जो गलत माना वो गलत नहीं होता था, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी हमारे पास। बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारे पास बस क्या होता है, ये जो डायरेक्शन देख रहे हो डायरेक्शन का फर्क होता है, बाकी प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं आता हमारे पास। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान सुनो,
तो हमारे पास जब चार्जिंग होगी तब भी करंट क्या होगी, पॉजिटिव से जीरो आ रही है, और जब डिस्चार्जिंग होगी तब भी करंट क्या हो रही है, नेगेटिव से जीरो आ रही है। तो करंट हर बार क्या हो रही है, कम हो रही है हमारे पास। बोलो इतनी बात समझिए, यहाँ पे सबको क्लियर हो कि हमारे पास करंट और चार्ज में वेरिएशन किस तरह से होता है। अच्छा इतना नोट करो, फिर आगे इसमें लिखाते हैं। इतना नोट करो जल्दी से, क्लियर सभी को। अब देखो आगे, यहां से तुम्हारे पास क्लियर होता है पूरा आर्टिकल। अब बस यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बचा। अब देखो यहां पर हमारे पास दो तरह के ग्राफ बनते हैं, जरा इन ग्राफ्स को देखते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक ग्राफ बिल्कुल वैसे ही है जैसा इंडक्टर में देख करके आए थे। तो देखो सबसे पहला काम तो तुम्हारा यही है, जरा पेज पलट के इंडक्टर का ग्राफ देखो कि हमारे पास इंडक्टर में ग्राफ कैसे बने थे, क्योंकि एक ग्राफ बिल्कुल वैसे ही आएगा, तुम्हें उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ग्राफ समझने वाला है। चलो देखो देखो, अब हमको यहां पर पहले तो एक ग्राफ बनाना है। देखो ये हमारे पास हो गया टाइम t, ठीक है, और ये जो एक्सिस देख रहे हो ये हमारे पास हो गया चार्ज q। इतनी बात की है। तो देखो सबसे पहले में टाइम t और चार्ज q पर ग्राफ बनाना है। देखो तुमने यहाँ पे दो इक्वेशन देखी है, बहुत ध्यान से देखना। तुमने दो इक्वेशन देखी है, एक देखी हुई है q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस का t अपॉन आरसी, और तुमने एक इक्वेशन देखी हुई है q इज इक्वल टू क्यू नॉट e टू द पावर माइनस का t अपॉन आरसी। ये देखा हुआ। अब देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये चार्जिंग के लिए और ये डिस्चार्जिंग के लिए। अच्छा चार्जिंग हो रही, चार्जिंग हो रही तो क्या होगा, चार्जिंग में हमारा चार्ज जीरो से बढ़ना शुरू करता है, ये तो होता है। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो यहां पर इस इक्वेशन में जरा रखो, इस इक्वेशन में जरा t बराबर जीरो रखो। अगर t की वैल्यू जीरो रख दोगे तो e की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो 1 होता है, तो यहां पर 1 हो गया, 1 माइनस 1 कितना, जीरो। तो यहां पता चलेगा t बराबर जीरो रखोगे तो q कितना मिलेगा, जीरो। मतलब जब t जीरो होगा तो q कितना होगा, जीरो। मतलब यहां से ग्राफ शुरू होगा। अब ये ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो हमारे पास ये बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, कुछ इस तरह से। बोले बात समझ आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ग्राफ है जैसे पहले बना हुआ था। अब यहां पर जरा देखो इस इक्वेशन को, अगर यहां पर तुम t बराबर जीरो रखते हो तो सोचो q कितना आ जाएगा, सोचो जीरो। अगर जीरो रखोगे तो e की पावर जीरो, e की पावर जीरो 1, तो q बराबर कितना हो गया, q नॉट के बराबर। तो ध्यान सुनो, अब जब t बराबर जीरो है तो दूसरे ग्राफ में क्या होगा, ये q नॉट के बराबर होगा। चलो हमने यहां पर कुछ मान लिया, ये क्या है, q नॉट, ठीक है। q नॉट क्या होगा, वैसे भी मैक्सिमम चार्ज होता है हमारे पास। तो अब यहां पर हमारे पास है, अब जरा सुनो, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, यहां डिस्चार्जिंग हो रही है, टाइम के साथ साथ चार्ज कम हो रहा है। अगर टाइम के साथ साथ चार्ज कम हो रहा है, और कैसे कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली। अगर एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है तो इसको एक्सपोनेंशियली ऐसे यहाँ पे कम कर दिया जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझना, अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये इस तरह से आएगा, और ये ग्राफ जाके कहां टच करेगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। ये सबको क्लियर है इतना। अब आगे देखो, अब ये जो ऊपर वाला ग्राफ देख रहे हो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है चार्जिंग को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्चार्जिंग को। इतना क्लियर से देखो। अब देखो एक बात भाई तुम्हें कि t बराबर लैम्डा कहां पर होगा। देखो तुम्हें बताया था, जहां पर दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं उसके आगे हमारे पास कोई एक पॉइंट होगा जिसमें क्या होगा, ये t बराबर लैम्डा, ठीक है। अगर यहां पर इस तरह से, तो जरा इसको ऊपर बढ़ाओ तो ये दो जगह पर कट करा, एक चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग। देखो तुम्हें पता है, जब चार्जिंग होती है तो t बराबर लैम्डा वो टाइम होता है जब हमारे कैपेसिटर में स्टोर चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 0.632 टाइम्स हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जब हमारे पास चार्जिंग हो रही है तो हमारे पास चार्जिंग वाले ग्राफ में ये जो तुम पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट कितना होगा, 0.632 क्यू नॉट होगा, ठीक है, कि मैक्सिमम चार्ज का 0.632 टाइम्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जब डिस्चार्जिंग होती है तो तुम्हें पता होता है, डिस्चार्जिंग में t बराबर लैम्डा पे जो चार्ज होता है वो 0.368 टाइम्स होता है किसका, क्यू नॉट का। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब यहाँ पर डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ कहां पे कट करा, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास मैक्सिमम का 0.368 टाइम्स होगा। बोले समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जरा सुनना, हमेशा ध्यान रखना t बराबर लैम्डा कहां पर होता है, जहां पर ये दोनों ग्राफ कट करेंगे उसके आगे हमारे पास हमेशा t बराबर लैम्डा टाइम आएगा, क्योंकि लैम्डा हमारे पास वो टाइम होता है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब चार्ज होते हुए हमारा चार्ज मैक्सिमम का 0.362 टाइम्स हो जाए, और डिस्चार्ज होते हुए हमारा चार्ज मैक्सिमम का 0.368 टाइम्स बच जाए।
इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। ये ग्राफ बनाओ फिर आगे देखते हैं। हटा दें। देखो अब देखो इसमें हमारे पास एक ग्राफ और आता है। ये ग्राफ थोड़ा नया है, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो इतना तो पता चल गया कि जब हमारा कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होगा तो हमारे पास करंट फ्लो होती है हमारे सर्किट में। तो अब बस हमें यहां पर ग्राफ बनाना है करंट और टाइम के बीच में, ठीक है। ये जो एक्सेस देख रहे हो ये एक्सेस तुम्हारी टाइम को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो एक्सेस देख रहे हो ये करंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब देखो करंट के तुम्हारे पास दो फॉर्मूले आए हैं। एक फॉर्मूला आया है I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस का टी अपॉन आरसी, और दूसरा आया है I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ई टू दी पावर माइनस का टी अपॉन आरसी। जरा पेज पलटो, देखो तुमने वहां पे निकाला है रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और निकाला हुआ था रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब तुमने चार्जिंग का रेट निकाला तो ऊपर वाली इक्वेशन आई थी, जब डिस्चार्जिंग का रेट निकाला तो नीचे वाली इक्वेशन आई थी। अब जरा देखो इनका भी ग्राफ बनाया जा सकता है। चलो जरा देखते हैं यहाँ पे, इसको जरा नीचे लिखो, देखो तुम्हें इसमें कुछ बातें समझ में आएंगी। देखो अगर हम यहां पर इक्वेशन देखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस का टी अपॉन आरसी, और एक इक्वेशन है I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ई टू दी पावर माइनस का टी अपॉन आरसी। अब जरा सोचो, अगर मान लो यहां पर हम t बराबर 0 रखें तो I किसके बराबर आएगा? तुरंत आंसर आना चाहिए आई नॉट के बराबर। तो यहां पर हमारे पास I किसके बराबर आ गया? आई नॉट। अच्छा जरा सोचो यहां पर अगर t बराबर 0 रखो तो माइनस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां पर I किसके बराबर हो गया? माइनस आई नॉट। तो यहां पे जरा समझना, अब तुम्हें बताया था कि जो y एक्सिस है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को। तो जब हम यहां पर रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे तो ये ग्राफ कहां से शुरू होगा? आई नॉट से। आई नॉट क्या होगा? चलो देखो अगर ये हमारे पास ओरिजिन है तो आई नॉट कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नहीं होगी? ये बात क्लियर है यहाँ पे? अच्छा जरा सुनो, ये कहां से शुरू होगा? माइनस आई नॉट से। मतलब यहां पर हमारे पास अगर ये ओरिजिन है तो यहां पर कोई माइनस आई नॉट होगा कि नहीं होगा? इतनी बात क्लियर? ये एक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को, ठीक। अब देखो अब यहां पर क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट कम हो रही है। तो यहां पर कैसे कम हो रही है? एक्सपोनेंशियली। और हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ पता है कैसा होता है? यहां से बस तुम करंट को क्या कर दो? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करा दो, बन गया ग्राफ। जरा यहां देखो नीचे वाले में, यहां पर जब टाइम 0 था तो करंट कितनी थी? माइनस आई नॉट। तो हमने देख लिया कि 0 पर करंट कितनी होगी? माइनस आई नॉट। मतलब यहां से ग्राफ शुरू होगा। अच्छा देखो अगर टाइम बढ़ाते रहोगे, टाइम बढ़ाने के साथ साथ हमारे पास करंट क्या हो रही है? कम हो रही है। सोचो टाइम बढ़ाओगे तो करंट क्या होगी? हमारे पास कम होती चली जाएगी। अगर कम होगी तो कहां जा रही है? 0 पे तो जाएगी। तो यहां पर इस ग्राफ को एक्सपोनेंशियल बना दो। अगर एक्सपोनेंशियल बनाओगे तो हमारे पास ये ग्राफ ऐसा आएगा और ये हमारे पास दोनों ग्राफ आ रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चार्जिंग को, नीचे आ गया हमारे पास रेट ऑफ डिस्चार्जिंग को। बोलो ग्राफ समझ में आए कि नहीं आते? बराबर शुरू करो।